में विजन इंटरप्राइजेज के निदेशक हरीश अरोरा जी हमारे साथ हैं। उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि बरेली में किस तरीके से, चाहे एसी हो, चाहे कूलर हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे इस तरीके के जितने भी उपकरण हैं, उनको लाने का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। तो फिर मैंने सेपरेट अपना ये जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की जो आइटमें होती हैं, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में हमने एवरेडी की एजेंसी थी मेरे पास, सारा भाई केमिकल्स की थी, तो वो मैंने स्टार्ट करा उससे। तो उसके बाद 5-6 साल ही करा था। तो ऐसी एक दिन इंडिया टुडे जो आती है वो मैंने बुक उठाई, तो उसमें सेकंड लास्ट पेज के ऊपर लिखा था कि बुश स्टूड थर्ड इन इंडिया इन कलर टीवी सेल्स। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा बुश का कभी नाम नहीं सुना था कलर टीवी के अंदर। तो उसको एक बार पढ़, 2 बार पढ़, फिर बुश के बारे में इंक्वायरी करनी शुरू करी, क्योंकि हमारे यहाँ उन दिनों जो यहाँ टीवी चलते थे वो टेक्सला, वेस्टर्न, क्राउन, डायनोरा यही चलते थे। बुश का तो मैंने नाम ही नहीं सुना था। तो फिर मैं धीरे पता करते करते मुझे लगा कि बुश तो ट्रांजिस्टर ही बनाती थी, उन्होंने टीवी शुरू करे होंगे। तो फिर मैं पता करते करते इनके दिल्ली दरियागंज ऑफिस पहुंचा आज बुश के। तो दरियागंज में मैं गया तो उन्होंने मुझे समझाया कि हम लोग यहाँ पे जो है रेडियो ट्रांजिस्टर्स बेचते हैं, टेप रिकॉर्डर्स बेचते हैं, तो हमारा बुश टीवी जो है हमारे वसंत विहार ऑफिस से डील होता है। तो फिर मैं ऐसे ही वसंत विहार चला गया। वहाँ उनके जो मालिक थे मिस्टर मूलचंदानी, नाम भूल रहा हूँ उनका, तो वो थे, वहाँ बैठते थे, और एक उनके डायरेक्टर मिस्टर गुप्ता थे, सुभाष गुप्ता जी, वो बैठे थे। उनसे फिर मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने मुझसे 10-15 मिनट पूछा पाछा, क्या करते हो, क्या इन्वेस्टमेंट करोगे, कैसे कर लोगे काम में, मुनाफा निकाल पाओगे? नहीं, बोले माल तो मिलता नहीं, लोग 3-3 महीने पैसे डाल जाते हैं, हम लोग माल ही नहीं दे पाते। आपको तो जब मार्जिन मिलेगा तभी तो आपको कुछ बचत होगी, जब माल ही नहीं मिलेगा तो बेचोगे क्या, मार्जिन क्या मिलेगा? मैंने कहा साहब अब मैंने सोच लिया, अब ये काम करना है, आप दे दो तो आप दे दो, नहीं तो जो काम देगा हम वो लेके जाएंगे। तो हमने तब दिमाग में तय कर लिया कि हमें शॉप खोलनी है और सिविल लाइन्स में खोलनी है। तो मुझसे बोले ठीक है कि मैं एक बार अपने जो रीजनल मैनेजर है उसको बरेली भेजूंगा आपके पास, वो आपने जहाँ शॉप खोलना चाह रहे हैं वो जगह देख लेगा, फिर आपको हम बाकी कंडीशंस तय कर लेंगे। तो बस मैं वापस आ गया। हफ्ते 8 दिन के बाद उनका मैनेजर, यहाँ पे जो रीजनल मैनेजर था मिस्टर संधू, वो आए बरेली में। तो आए उन्होंने, तब ये शॉप हम लोगों ने ली थी, ये तब तक नई मार्केट ही बनी थी सिविल लाइन्स के अंदर, मिशन हॉस्पिटल रोड पे। यहाँ कोई शॉप खुलती नहीं थी उन दिनों, सब बनी थी। तो हम लोगों ने अपना एजेंसीज़ का गोडाउन बना रखा था उसके अंदर ही। तो जब वो आए, उनको शॉप खोल के दिखाई, तो बोले भाई ठीक है यार, मार्केट तो सही है, क्योंकि उससे पहले अयूब खां चौराहे से पहले ही मार्केट थी, जो भी थी, जितनी बरेली में 4-5 शॉप थी वो अयूब खां चौराहे से पहले ही थी। तो बोले ठीक है जी, अब आप लोग करो। फिर मैं दोबारा दिल्ली में गया, तो मुझसे उन्होंने कहा भी अब कितनी इन्वेस्टमेंट कर देंगे? मैंने कहा साहब मैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, मैं कोई धन्ना सेठ तो हूँ नहीं कि मेरे पास पैसे पड़े हैं या मेरे डैडी ने कोई जायदाद मुझे छोड़ी है, तो मैं तो कहीं से अरेंज करूँगा, जितने मिनिमम में आप कर सकते हो कर दो। बोले भी हमें स्टार्टिंग के अंदर आपको 25,000 रुपये सिक्योरिटी देनी है और 3 लाख रुपए का डीडी देना। 1988 की बात, 87 की बात है, और शॉप आप बनाना शुरू करो। तो हमने कहा सर शॉप बनाने में ही मुझे टाइम लगेगा, 1-1.5 महीना कम से कम। तो बोले ठीक है आप शॉप बनाइए, और तब तक फिर मैंने आके उनको सिक्योरिटी का डीडी भेज दिया यहाँ से। उन दिनों ड्राफ्ट ही बनते थे, आरटीजीएस तो होता ही नहीं था। तो फिर मैंने शॉप बनवानी शुरू करी। उसके बाद जब पैसों का नंबर आया था, मेरे पास पैसे ना इकट्ठे हों, फिर थोड़े बहुत मैंने डैडी से लिए, थोड़े बहुत अपनी उस एजेंसी से निकाले, और 2 लाख रुपये तब फिर मैंने ब्याज पे लिया, तो जाके उनको 3 लाख रुपये पूरे करके मैंने भेजे। और फर्स्ट टाइम 2 फरवरी 1988 को हम लोगों ने शॉप की ओपनिंग करी थी बुश से। हाँ, ये जो आपका अभियान तब से शुरू हुआ, फिर आप अब एलजी में आ गए, और फिर एलजी में आपने तरह तरह के उत्पाद बेचे, जिसमें आपने ये भी पता चला कि बरेली को एसी से परिचय दिलाने वाले आप ही थे। तो इसके पीछे जो पूरी इतिहास रही, पूरी जो कहानी रही, बहुत सी दुकानें हैं यहाँ पे, बहुत सारे ऐसे दुकान खुली होंगे, एजेंसी हैं वहाँ पे, डीलर भी हैं। तो ऐसा क्या कुछ खास है कि इन सब के बीच में आप लगातार आगे बढ़ते रहे और आज इस स्टेज में आके पहुँचे? नहीं खास तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सब प्रभु की कृपा है। उन्हीं की इच्छा से कोई खास बनता है, उन्हीं की इच्छा से सारे खास बेकार हो जाते हैं। तो उनकी इच्छा थी, हम लोगों की मेहनत थी, पूरी ईमानदारी से काम करा, कस्टमर को जो चीज़ कह रहे हैं वो देते हैं, उसके अंदर कोई गड़बड़ी ना सोचते हैं ना करते हैं। जिस कंपनी से माल मंगाते हैं उसका भी 10 पैसे नहीं कभी हमारे आज तक का रिकॉर्ड है। जिस कंपनी से भी काम करा पूरा हिसाब के साथ काम करा, मगर इसमें से हम लोगों ने कभी जो प्रभु करता है वही ठीक करता है, हम लोग भी उसी के नज़रिए से लेके चलते हैं बस। बाकी तो मेहनत तो सभी करते हैं, हमने भी सब मेहनत करी। स्टार्टिंग के अंदर बुश से काम शुरू करा, फिर थोड़े टाइम के बाद हम लोगों ने वीडियोकॉन ले लिया, तो वीडियोकॉन से मेन उन्नति शुरू हुई। वीडियोकॉन उन दिनों बहुत अच्छा बिकता था,
तो वीडियोकॉन धीरे धीरे वीडियोकॉन हल्के हल्के 4-5 साल के बाद बंद होना शुरू हो गया, कोई प्रोडक्शन कम हो गया। तब फिर हम लोगों ने एलजी वाले तब तक इंडिया में आ चुके थे, तो फिर एलजी आया तो एलजी से हम लोगों ने काम शुरू करा। उससे लेके आज तक करीब 26 साल हो गए, तो एलजी में ही हम लोग लगे हुए हैं। मैं लगा, फिर मेरे से 3 साल छोटा ब्रदर है संजीव, वो फिर मेरे साथ पढ़ाई ख़त्म करके आ गया। फिर एक छोटा ब्रदर और था बब्बू इंदिवर अरोड़ा, वो आ गया। फिर पहले एक शॉप थी, उसके बाद फिर हमने दूसरी बनाई बरेली में। अब आज की तारीख में बरेली में हमारे 7 शोरूम्स हैं, और हल्द्वानी में भी है, रुद्रपुर में भी है, बदायूं में भी है। तो सब जगह मैक्सिमम हम लोग सेलिंग एलजी करते हैं। बाकी और सारे प्रोडक्ट छोटे छोटे रखते हैं जो एक रिटेल स्टोर के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। बाकी कोई ऐसा मंत्र तो मुझे दिया नहीं, बस हमने जो काम करा ईमानदारी से करा, और प्रभु ने पूरी तरह हमारा साथ दिया। क्या लगता है कि ये जो आपका क्षेत्र है इसमें स्ट्रगल भी है, क्योंकि सामान्यतः लोग जब बाहर से निकलते तो चमचमाते हुए बोर्ड दिखते हैं और बड़े बड़े प्रोडक्ट दिखते हैं, तो उनको लगता है कि अरे यार इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, आओ और एक बड़ी सी दुकान रखो, अच्छा खासा पैसा आता है सब कुछ। क्या इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सामान्य लोगों के लिए नहीं हो सकती और हर व्यक्ति इस तरीके से अपने आप को स्टेबल नहीं कर सकता है? सर देखने में तो देखिए वाइट गुड्स कहलाते हैं, देखने में सबसे सुंदर लगते हैं। अगर आप पूरी मार्केट में देखें तो कार और ये सब जो कंज्यूमर हमारी आइटमें हैं, कारें हैं, बाइकें, उनके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का ही नंबर आता है। कॉस्ट भी उनके बाद से इन्हीं की शुरू होती है। जब अब आदमी बच्चे की शादी करता है तो सबसे पहले वो ज्वेलरी के लिए सोचता है, फिर व्हीकल के लिए सोचता है, थर्ड नंबर इलेक्ट्रॉनिक्स का लग जाता है। उसके बाद फिर वो कपड़े वगैरह पे जाता है। चलो अभी कपड़े के तो उसको पूरी वैरायटी इकट्ठी करनी होती है। हमने यहाँ तो कोई शादी कस्टमर आ जाए तो एक ही शॉप से उसको सारी परचेजिंग मिल जाएगी। एसी मिल जाएंगे, रेफ्रिजरेटर मिल जाएंगे, वॉशिंग मशीन मिल जाएगी, जो चाहिए एलईडी मिल जाएगी। तो बाकी तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, पहले कम था। तो पहले जो मार्केट थी ना, तो पहले सेलर्स मार्केट थी, क्योंकि कंपनियों का प्रोडक्शन कम था, इंडिया के अंदर परचेजर ज़्यादा थे। अब धीरे धीरे से जो ये ट्रेंड बदला, कंपनी ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाया, इंडिया के अंदर प्रोडक्शन यूनिट्स लग गई, तो माल बहुत ज़्यादा बन के आने लग पड़ा। और अब वो उसके बाद कंज्यूमर मार्केट बन गई, कस्टमर की मार्केट बन गई। फिर कस्टमर इसका डायरेक्ट करना शुरू कर दिया, कस्टमर की इच्छा के हिसाब से मार्केट चलनी शुरू हो गई। तो जो हम लोग मार्जिन्स पहले एंजॉय करते थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो गए, बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब तो कस्टमर की इच्छा है, घर बैठे वो पहले हमारे सारे प्रोडक्ट आएगा, हमारे पास देखेगा, फिर नेट पे सर्च करेगा, फिर वहाँ सर्च करेगा, सारी चीज़ें समझ लेगा, प्राइस निकाल लेगा, उसके बाद हम लोगों के पास अब आता है। खैर हम लोगों का तो कोई ऐसा खर्चा भी नहीं है, मगर तब भी कोशिश करते हैं कस्टमर को दिखाएं, प्रोडक्ट को फील कराएं उसको, और प्रॉपर प्राइसिंग रखते हैं। फिर मेन चीज़ हम लोग जोर देते हैं सर्विस पे, पर्सनलाइज सर्विस हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो एक कस्टमर को ये महसूस होगा और वो ज़रा सा भी फ़ोन कर दे। नॉर्मली तो कस्टमर का चीज़ ख़राब है तो सब लोग कहते हैं भाई साहब कस्टमर केयर पे कॉल कर दीजिए। तो हम लोगों ने शॉप पे अपने जितने भी शॉप से असूल बना रखा है, कस्टमर अगर आपको कॉल कर रहा है तो आप उसकी कॉल रजिस्टर करिए और कॉल रजिस्टर करा दीजिए, नंबर उसका दे दीजिए, उसको सर्विस प्रोवाइड करिए। क्योंकि माल तो 50 लोग बेच रहे हैं, 500 लोग बेच रहे हैं, कस्टमर को थोड़ी सी हम पर्सनलाइज सर्विस देते हैं तो कस्टमर वापस आता है। बस यही कोशिश रहती है हम लोगों की। मतलब सारा खेल जो है वो जो ग्राहक है उसकी संतुष्टि पर निर्भर है और उस पर आप पूरी तरीके से काम करें। हरीश जी, एक चीज़ ये भी जानना चाहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स का जो मार्केट है बरेली में, वो कितना बड़ा मार्केट है और कितना बजट इस पे आ रहा होगा? मार्केट तो बरेली का काफ़ी बड़ा है। आबादी भी अगर आप कलेक्टिवली देखें बरेली ज़िले की तो मेरे ख्याल से 25-26 लाख को क्रॉस कर चुकी होगी। और फिर बरेली जो है फीडिंग मार्केट है छोटी छोटी तहसीलों की इनकी। हालांकि अब तो इलेक्ट्रॉनिक की शॉप तो हर छोटी से छोटी जगह भी खुल गई है बरेली के अलावा। तो वो मगर प्रोडक्ट जो रखते हैं वो लोग 15-20 हज़ार तक की रेंज का रखते हैं, ज़्यादा बड़े नहीं रख सकते कि उतना उनको वॉल्यूम नहीं मिलता। फिर इससे ऊपर का जिस कस्टमर ने प्रोडक्ट लेना होता है वो तो फिर हम लोगों के पास ही आता है। तो हम लोगों ने अब अपना भी ट्रेंड चेंज कर दिया, सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीनें, डायरेक्ट कूल रेफ्रिजरेटर्स, वो उनसे ऊपर ध्यान हटा के वैल्यूड प्रोडक्ट्स पे ध्यान लगा चुके हैं कि जितने जैसे कॉस्टली मशीनें हैं सारी की सारी जो कस्टमर हम आम दुकानदार अपनी शॉप पे नहीं रख सकता, हम लोग सिविल लाइंस में वो कस्टमर को देना चाहते हैं कि नई नई चीज़ें जो कंपनी बना रही है किसी भी कॉस्ट की हैं वो रखो, कस्टमर को दिखाओ, उसके फीचर्स बताओ, उसको सेटिस्फेक्शन दो, फिर उसकी सर्विस दो, सब चीज़ करो। यहाँ पे अगर हम बात करें भुगतान को लेकर के, जैसे कोई भी कस्टमर आता है तो सीधी सी बात है, कई बार होता है कि उसके पास पूरा एक साथ बजट देने के लिए नहीं होता है, उसको लेकर के भी क्या कोई सुविधाएं हैं, किस तरीके से क्या चीज़ें की जाती हैं? हाँ जी, बहुत सुविधाएं। उसके लिए कई फाइनेंस कंपनियां हैं। आजकल HDFC बैंक ने कंज्यूमर फाइनेंस शुरू कर दिया है, स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड्स बना दिए हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बना दिए हैं, एक्सिस बैंक ने बनाया, ऐसे लगभग सभी बड़े बैंकों ने अपने अपने क्रेडिट कार्ड से कस्टमर को EMI की सुविधा देनी शुरू कर दी है।
तो क्रेडिट कार्ड तो मेरे हिसाब से 25-30% लोगों की जेब में होते ही है। खास तौर से पहले शहरी लोगों के पास होते थे, अब तो जो ग्रामीण लोग आते हैं उनके पास भी क्रेडिट कार्ड बने होते हैं। उसके अलावा भी यहाँ पे बजाज फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस करती है, टीवीएस फाइनेंस कंपनी है वो करती है, एचडीबी फाइनेंस करती है वो करती है। तो वो सारे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स फाइनेंस करते हैं। कस्टमर से कई बार तो सिर्फ वो 1,800 रुपये लेके 1 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट उसको दे देते हैं 10 EMI पे, 15 EMI पे। तो उससे कस्टमर को बहुत सहूलियत होती है। और फिर मेन चीज़ है उनके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट जो मैन्युफैक्चरर है, जिस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, कुछ वो शेयर करती हैं, कुछ ये फाइनेंस कंपनियां शेयर करती हैं। इन्होंने अपना स्टाइल ऐसा बना रखा है कि कंज्यूमर ड्यूरेबल में 15,000, 20,000, 25,000 का फाइनेंस करके ये अच्छे कस्टमर्स की छटनी कर लेते हैं। जिस कस्टमर ने प्रॉपर इनको रिटर्न करा, उसको फिर ये लोग टेली कॉलिंग करते हैं कि सर आप कंज्यूमर लोन हमसे ले लीजिए, पर्सनल लोन ले लीजिए, हाउसिंग लोन ले लीजिए, कार लोन ले लीजिए। तो उस कस्टमर बेस वो अच्छा निकाल लेते हैं और वो अपना बिजनेस उस तरह से बढ़ा लेते हैं। हाँ, उसमें फिर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं उनके पास। लाइफ इंश्योरेंस भी वो लोग करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस भी करते हैं। अच्छे कस्टमर्स को उन्होंने छांटने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स को एक प्लेटफॉर्म बना लिया कि किसी को भी 15,000 का सामान दिया, 15,000 में उससे 5,000 ले लिए, 10,000 की 10 किस्तें कर ली, तो 10,000 रुपये का रिस्क है। अच्छे कस्टमर 100 में से 90% वो छटनी कर लेते हैं। उनको फिर वो रेगुलर रिमाइंडर दे रहे हैं, उनको अपना कस्टमर बना लेते हैं, तो उनका बेस प्रॉपर बन गया। और थोड़ा बहुत जिस कंपनी का वो माल फाइनेंस करते हैं वो कंपनी उनको शेयर करती होगी, इसलिए कस्टमर को नो इंटरेस्ट विदाउट इंटरेस्ट EMI मिल जाती है। तो कस्टमर को बहुत बेनिफिट होता है। कई कस्टमर्स होते हैं 32 इंची लेने आते हैं, पसंद आ गई 55 इंची, फाइनेंस कराया, उतना ही डाउन पेमेंट दिया, बाकी EMI पे बनवाया, 55 इंची ले जाते हैं। तो ये कस्टमर्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी और खर्चा उसको आराम मिलता है। आपने सुना हरीश जी को कि उनका साफ कहना है कि जो मार्केट है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स का मार्केट है, जब इन्होंने शुरुआत की थी 1987 से, तब में और अब में बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन आया। पहले होता था कि जो कंपनियां थीं वो उत्पाद बनाती थीं, लेकिन अब स्थिति ये है कि अब लोगों के हिसाब से उत्पाद बनते हैं, ग्राहकों के उनका इंटरेस्ट क्या है उसके हिसाब से उत्पाद बनते हैं। और साथ ही साथ इस पूरी मार्केट में जो सबसे बड़ा जो बूम आया वो आया क्रेडिट कार्ड की वजह से। जैसा कि अभी आपको पता ही चला कि क्रेडिट कार्ड बन गए, लोग आए, पैसा अगर नहीं उनकी जेब में तो EMI के माध्यम से वो अपने प्रति माह अपना इंस्टॉलमेंट उसको जमा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर बात की जाए कि किस तरीके से इसमें बूम आए, तो तमाम इसके कारक रहे। और आज के समय में लोगों की संतुष्टि के लिए जो एक प्रयास किया गया, जो प्रयास किया जा रहा है, अरोरा जी ने बताया कि लोगों की अगर वो कोई उत्पाद ले रहे हैं, होता है कि कस्टमर केयर के द्वारा अगर उनको सेवाएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं उसमें देरी हो सकती है। इसलिए उन्होंने खुद एक व्यवस्था तैयार की और खुद के कस्टमर केयर बनाए, और ताकि जिससे उनको अगर फ़ोन कॉल आ रहा है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या आ रही है उनके उत्पाद में, तो उस पर उनकी व्यवस्था पहुंच सके वहां पे और उसका निस्तारण किया जा सके। और इससे सबसे बड़ी जो कनेक्टिविटी होती है वो ग्राहक के साथ होती है, और साथ ही साथ उत्पाद जो बेचने में होती है उसमें भी कहीं ना कहीं आसानी होती है। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ आशीष सिंह, डेली इनसाइडर, बरेली। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।